नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विद श्वेता। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर अभिनव गुप्ता। न्यूरो साइंस और ब्रेन सर्जरी के क्षेत्र में डॉक्टर गुप्ता का अपार अनुभव है। आज हम उनसे जानेंगे कि न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं आम हैं, ब्रेन और स्पाइनल से जुड़ी बीमारियों की क्या पहचान होती है और कैसे हम अपनी जिंदगी में दिमागी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर गुप्ता का स्वागत करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर गुप्ता। डॉक्टर, एक जो सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में हम देखते हैं, मुझे लगता है हर घर में ये समस्या एग्जिस्ट करती होगी। शुरुआत वहीं से कर लेते हैं। मोबाइल फोन देखने में तो आम समस्या है कि एक एडिक्शन है, एक लत है। बैठे बैठे लोग रील स्क्रॉल कर रहे हैं। अक्सर हमने सुना है लोगों को कहते हुए आंखें खराब हो जाएंगी, लेकिन और क्या क्या खराब हो जाता है? देखिए, मेरे हिसाब से हमारे सभी के जीवन में मोबाइल एक अभिन्न अंग हो चुका है। उसको हम शायद छोड़ ही नहीं सकते, परंतु जितना मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी शायद आवश्यकता नहीं है। हम शायद अपनी जीवन शैली में एक मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। शायद हमारी लाइफ में तो लेट आया मोबाइल, है ना, पिछले 10-12 सालों से आया, और जो लत वाली बात हुई वो तो शायद पिछले कोविड के बाद ही ज़्यादा शुरू हुई। उससे पहले शायद ये रील्स नहीं थी और इतना ज़्यादा हमारे पास मोबाइल का यूसेज नहीं था। परंतु इसके बाद जो तूफ़ान आया है मोबाइल के क्षेत्र में और जो हमारी सेहत को ख़राब करने के क्षेत्र में इस मोबाइल के द्वारा, वो हम उसको बयान ही नहीं कर सकते। हमारे पास रोज़ मरीज़ आ रहे हैं जिनके पास सिर्फ मोबाइल के यूज़ करने की वजह से सिर दर्द, आंखें ख़राब, आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और ऐसी बहुत सारी स्थितियां जो कि पहले शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैं आना यहीं पे चाहती थी। हाँ। कि क्या हमने कुछ परिवर्तन देखा है लोगों की बीमारियों में जो पहले नहीं होती थी, अब हो रही हैं? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से इसकी शुरुआत करना चाहूँगा। मेरे पास एक मदर फादर एक बच्चे को लेके आए, 8-9 साल का बच्चा, और उसको प्रॉब्लम्स थी कि उसको उसे ऐसा लगता था कि उसके अंदर भूत घुस गया, एंड ही वाज बिहेविंग लाइक एन ज़ॉम्बी। ओके, तो ज़ॉम्बी। और फिर वो उसके लिए हमें अब उसकी हिस्ट्री ली, सारी बातें की, कोई भी ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि जिसकी वजह से हम सोच पाए कि इस बच्चे को बीमारी क्या है। कोई भी उसके स्कैन, सारे ट्रीटमेंट्स या स्कूल सही जा रहा था, फिर एकदम से क्या हुआ जो कि वो इस तरीके से बिहेव करने लगा। जब उसकी मदर से पूछा और मतलब मदर वगैरह से अच्छे से बात की, तब पता चला कि इसका मोबाइल का यूसेज पिछले कुछ समय में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, और वो मदर को नहीं पता, लेकिन वो उसे लगता है कि ये कोई गेम खेलता है। ओके। तो उस मोबाइल में वह गेम खेलते 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 उसने उसको अपने अंदर एसिमुलेट कर लिया, उस गेम को। तो उस गेम में जैसे कन्वर्जन होता था तो उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर हो गया, वो अपने आप को भूत में कन्वर्ट कर लिया उसने। ओह। तो वो सारा, क्योंकि उसका दिमाग ही अब सिर्फ मोबाइल में ही था। और जैसे आपने फिर ऐसे भी केसेस आए कि बच्चों ने आत्महत्या की, बीच में एक गेम आया था उसके पीछे बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी, तो वो केसेस बढ़ रहे हैं, है ना। ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं कि जो दूसरों को देखकर, इंस्टा पे देखकर या उनका आउटलुक और आउटकम देखकर हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनसे। इन्फ्लुएंसर कल्चर जो आ गया हमारा, हम उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और फिर उसको अपनी रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों ने मोबाइल गेम खेल के, मोबाइल पर एडिक्शन होने की वजह से सारा एटमॉस्फेयर उनका सिर्फ मोबाइल हो जाता है। जैसे मैंने एक वीडियो देखा और वो काफ़ी न्यूज़ में रहा बीते दिनों कि एक बच्चा है, वो लेटा हुआ है हॉस्पिटल में, उसको भर्ती करा गया। ही हैज लॉस्ट हिज टोटल पावर टू थिंक, बट हिज हैंड्स आर जस्ट मूविंग, और ऐसे जैसे वो पबजी खेल रहा हो पूरे टाइम, उसके हाथ ऐसे चल रहे हो, इवन हॉस्पिटल बेड पे। अभी एक रिपोर्ट हमने देखी कि एक बच्चे को पैरालिसिस हो गया क्योंकि दिन के वो 12-14 घंटे
वो सिस्टम पे ही बैठा रहता था, गेम खेलता रहता था। तो किस तरह के डिसऑर्डर्स हैं, क्या स्पाइनल डिसऑर्डर्स हैं और मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इन बीमारियों के अलावा और क्या हो रहा है? देखो मैडम, ये सारे फर्स्ट लेवल पे तो मेंटल डिसऑर्डर्स ही हैं, बट मेंटल डिसऑर्डर्स हमारी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर देते हैं, थॉट प्रोसेस ही हमारा ख़राब हो जाता है। तो मेन कारण तो मेंटल डिसऑर्डर ही है। तो वो साइकोलॉजिस्ट और ये जो सारे थेरेपीज़ हैं, इसके लिए से ज़्यादातर एक लेवल तक ठीक किए जा सकते हैं। परंतु मेरे पास एक केस आया, उसमें बंदा गेमर था, लड़का गेमर था, और वो इतना एडिक्टेड था गेम से कि वो सारे दिन गेमिंग, मोबाइल पे गेमिंग, यहाँ गेमिंग वहाँ गेमिंग करता था। तो उसके ब्लड के बैठे रहने से उसके ब्लड क्लॉट्स डेवलप होने शुरू हो गए और वो ब्रेन में जाके अटैक कर दिया उन्होंने। तो ही डेवलप पैरालिसिस, और फिर वी हैड टू ऑपरेट ऑन दैट पेशेंट, सिर्फ मोबाइल गेम खेलने की वजह से या गेमिंग करने की वजह से। तो देयर इज़ नो लिमिट टू, देयर इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट कि वहाँ से आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, एंड देन देयर इज़ नो लिमिट कि वो किस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा और कहाँ पे जाके वो एंड में एंड करेगा, या उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी आने वाले समय। वी आर जस्ट, अभी तो हमने देखना शुरू किया है, आने वाले समय में और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी उस तरीके से। और जो टाइम का मिसमैनेजमेंट है, उससे जो प्रोडक्टिविटी का लॉस है, वो तो एक बहुत ही बड़ा लॉस है। मेरे हॉस्पिटल में आज की डेट में मान लीजिए 25 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 18 लोग सिर्फ सेल फोन पे रहे, तो मेरी प्रोडक्टिविटी तो लॉस्ट हो गई ना, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू उसको छोड़ने के लिए उनको कहना कि नहीं सर वो भी तो कर रहा है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी लॉस है। तो अगर उसको मेरे लिए तो मैं तो लड़ाई करके या बता करके सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी को प्रिजर्व करने के लिए मेरे लिए एक, और इसे सिर्फ आपका बतौर एम्प्लॉयर आपका लॉस नहीं है, ये उनका खुद का भी लॉस है, ये एक व्यक्तिगत लॉस भी होता है। अगर आप फोन पर हैं तो आपका भी नुकसान हो रहा है। मैडम देखिए, वो तो उस चीज़ को वो कहते हैं हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है ना, बट एज ए एम्प्लॉयर आपका जो आप टाइम का वो है, वो सारा हमारा टाइम लॉस हो रहा है। और जो पेशेंट को आप नर्सिंग अगर करते समय वो अपने फ़ोन पे लगी हुई है, तो वो गलत मेडिकेशन दे सकती है ना, और लोगों का लॉस कर सकती है, गलत मेडिकेशन दे सकती है, गलत वो, और काम में उसका ध्यान नहीं होगा, तो नेचुरली आउटकम भी तो उसी पे डिपेंड करेगा मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर, अगर हम एक इस पर आए कि एक न्यूरो सर्जन के पास लोग कब जाएं? जैसे हम अक्सर हमें सिर दर्द होता है, हम दवाई ले लेते हैं, या एक न्यूरो के डॉक्टर के पास कह लें, हमें सिर दर्द हुआ, हमने दवाई ले ली, कोई भी तकलीफ होती है हम सोचते हैं अच्छा शायद पावर बढ़ गया होगा, या ज़्यादा काम कर लिया, या भूखे पेट होंगे, तमाम अपनी, लेकिन कब जाएं? देखिए, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन की जो फील्ड है वो ज़्यादातर इमरजेंसी की फील्ड है, ठीक है। तो ऐसी स्थितियाँ जो कि इमरजेंसी हैं, अगर मैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो है स्ट्रोक में तो आपको जाना ही है। दूसरा बड़ा उदाहरण है आपका हेडेक विद वॉमिटिंग, हेड इंजरी, है ना। चौथा दौरा पड़ना, सीजर्स। तो ये 4 मेन कैटेगरी होती है जिनमें आपको स्ट्रोक है, ये कैसे पता चलता है? अब इस बारे में मैं विस्तार से बात करना चाहूँगा। आपको बताना चाहूँगा कि जो आज एग्जिस्ट करता है, जिस बारे में हमें पता होना चाहिए, स्ट्रोक क्या है, कैसे पता चलता है, हमें क्या करना है, उसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको हर किसी को इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि एक छोटा सा निमोनिक याद करना है हम सभी लोगों को। इसका निमोनिक का नाम है BEFAST, BEFAST। तो किसी को भी बैलेंस की प्रॉब्लम हो, आपके घर में आपके बड़े बूढ़ों को या आपके किसी भी साथी को हॉस्पिटल में कहीं पे भी बैलेंस, मैं इम्बैलेंस कर रहा हूँ, डगमगा रहा हूँ, ठीक है, इम्बैलेंस है, मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा जोर से, मैं गिरने की स्थिति में हूँ, ये पहली चीज़। आइज़, मेरे को धुंधला दिखना शुरू हो गया, मैं साफ देखता था, चश्मा होना एक अलग बात है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है, मैं धुंधला दिखना शुरू हो गया, मेरे को एक आंख से दिख नहीं रहा, ठीक है। B फास्ट क्या, F फॉर फेस पर कोई भी वीकनेस आई, आपने कुल्ला किया, आपका एकदम से पानी इधर की तरफ जाने लगा,
आपको लगा कि मेरी आंख बंद नहीं हो रही है, मेरे फेस डिस्टॉर्टेड लग रहा है, या सामने वाले ने कहा तेरा फेस तो टेढ़ा दिख रहा है, ठीक है, फेस, देन आर्म या लेग, तो ए से आर्म या लेग, किसको भी आप हाथ से उठा नहीं पा रहे, आप किसी चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे, किसी चीज़ को उठा नहीं पा रहे, या आपको लगा कि मैं पलंग से उठा और मैं गिरने की स्थिति में पहुंच गया। ऐसे स्पीच, मेरी आवाज़ एकदम से चेंज हुई, मेरे को लगा कि मैं जैसा बोलता था या मैं जिस जोर से बोलता था या तो वो स्लो हो गई, या तो तुलाने में आ गया, या मेरे को कोई ऐसी सिम्टम्स आने शुरू हुए जो कि मेरी आवाज़ घर वालों को एकदम से चेंज लगनी शुरू हो गई, या फंबल ज़्यादा करने लगे बोलते हाँ, कोई भी चीज़, कोई भी आवाज़ से रिलेटेड कोई भी फंक्शन जो कोई भी नोट कर ले। और टी इज टाइम, तो बी फास्ट, वी हैव टू, टी इज टाइम, व्हाट इज टाइम? टाइम इज कि Time. हमें वी हैव टू बी वेरी फास्ट, ओके, टाइम, टाइम, तो बी फास्ट, यू हैव टू बी वेरी फास्ट। टाइम इज ब्रेन, तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है ब्रेन के सेल्स डेड हो रहे हैं। और आपको जानकर अचंभा होगा कि हमारे पास सिर्फ 4 घंटे होते हैं इन सिम्टम्स को अपीयर होने में और ट्रीटमेंट करने के। ओनली 4 आवर्स। ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है कि हमें कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है? नहीं, मैंने आपको यही बताया कि स्ट्रोक के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्ट्रोक में इट इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस। स्ट्रोक का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स में सप्लाई रुक गई, तो ब्रेन के सेल्स को सप्लाई मिलना बंद हो गया। तो हमारे अगर 70 बिलियन सेल्स हैं तो हमारे हर मिनट में मिलियंस ऑफ सेल्स आर डाइंग, तो वी डोंट हैव टाइम। तो अगर किसी को भी घर में, पड़ोस पे, जानने वाले में, बस में, आपके साथ में किसी को भी इनमें से कोई भी सिम्टम हो, बैलेंस की प्रॉब्लम, आई की प्रॉब्लम, फेस की प्रॉब्लम, बोलने की प्रॉब्लम या वीकनेस किसी भी अंग की, किसी भी हाथ की, उंगली की, अंगूठे की, इट डजेंट मैटर, इट्स वीकनेस। और जैसे ही वो होता है तब हम क्या करते हैं कि इसको गर्म कर लो, रगड़ लो, इसको गर्म पानी दे दो, घरेलू उपचार। वी आर वेस्टिंग टाइम, वी आर वेस्टिंग द ब्रेन। तो वो 4 घंटे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप घर पर कुछ नहीं कर सकते, वंस द स्ट्रोक इज डेवलपिंग, हम घर पर कुछ नहीं कर सकते। वी हैव टू रश टू अ गुड हॉस्पिटल। गुड हॉस्पिटल मीन्स जहाँ पर कि CT MRI की फैसिलिटी हो, वहीं पर स्ट्रोक का इलाज किया जा सकता है। तो स्ट्रोक का इलाज करने के लिए हम पहले 4 घंटे में ऐसी दवाई दे सकते हैं जिससे कि वो क्लॉट खुल जाए। एक CT स्कैन करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, एंड विद इन फर्स्ट 4 आवर्स वी कैन गिव अ मेडिकेशन जिससे वो क्लॉट घुल जाए। और जो आदमी ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज होने वाला था, लकवा होने वाला था, एक साइड से काम नहीं करना था, हमेशा के लिए आवाज़ ख़राब होनी थी, या दिखना नहीं था, या कोई भी बड़ा सिम्टम जिससे कि उसकी ज़िंदगी शायद पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, हम उस सबको ख़त्म कर सकते हैं। बट ऐसे होता क्यों है डॉक्टर, ये क्लॉटिंग क्यों होने लगती है? क्लॉटिंग होने के तो फिर वही हमारे लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, BP, शुगर, नहीं, BP, शुगर, स्मोकिंग, अल्कोहल, लाइफस्टाइल डिसीजेस यही 4 है। BP बढ़ रहा है, हम उसका ध्यान नहीं दे रहे, BP की दवाई नहीं ले रहे कि BP तो बढ़ता घटता रहता है, BP की दवाई शुरू कर दी तो हमेशा ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी, डॉक्टर सारे पागल होते हैं, दे विल टेक पुट यू ऑन मेडिकेशन और ज़िंदगी भर आपको दवाई खिलाएंगे। दीज आर द कॉमन मिसकंसेप्शंस विच एग्जिस्ट इन द इंडियन सोसाइटी लाइक एनीथिंग, है ना। शुगर की दवाई शुरू हो गई तो मैं मीठा नहीं खाता, मैं गुड़ खाता हूँ, ठीक है, तो मीठा नहीं है क्या वो, शुगर नहीं है क्या वो, ठीक है। तो ऐसे मिसकंसेप्शंस, या दवाई स्किप करते हैं, दवाई नहीं लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल लेते हैं, कॉमन है, स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। तो ऑल दीज फैक्टर्स लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ब्लड क्लॉट्स। जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो ब्रेन के अंदर बहुत छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, उनको जाके क्लॉग कर देते हैं। जैसे हार्ट अटैक है, ऐसे ही ब्रेन अटैक है। बट हार्ट अटैक के बारे में अवेयरनेस है, चेस्ट पेन होती है, लोग चले जाते हैं, लोगों को पता है चेस्ट पेन है तो हार्ट अटैक हो सकता है, पीपल विल रश, पीपल विल गेट एन ECG डन एंड गेट ट्रीटेड। बट ब्रेन स्ट्रोक के बारे में हम बहुत ही अनभिज्ञ हैं, हम उस बारे में समझते नहीं हैं। तो ये एक माध्यम है जिससे हम बता सकते हैं। मुझे तो लगता है कि आम लोगों को ये जो आपने अभी सिम्टम्स बताए कि ऐसा ऐसा बी फास्ट आपने बताया, वो पता भी नहीं है। नहीं पता अभी ना, यही जब तक व्यक्ति धड़ाम से जमीन पे ना गिर जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई उसको अस्पताल भी ले जाए। हाँ जी, हाँ जी। और अस्पताल लेके भी जाएगा, अगर किसी डॉक्टर के पास लेके भी जाएगा तो पहले घरेलू उपचार और उसमें टाइम वेस्ट करेगा, और लेके भी जाएगा तो किसी लोकल फिजिशियन के पास लेके जाएगा, लोकल फिजिशियन उसमें कुछ नहीं कर सकता।
ठीक है, वो फिर 2 दवाई दे देगा, फिर वो आपको कहेगा कि आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दो, न्यूरोसर्जन को दिखा दो, दैट्स इट। हम तो फंस गए। तो वो जब तक हमारे पास तक पहुंचता है, तो वर्ल्ड ओवर का जो डेटा है, इंडिया में ओनली 2% रीच हॉस्पिटल्स इन टाइम। And has the number of patients increased with time with sedentary lifestyle? क्या डेटा कहता है भारत Number में? of patients will always increase, ma'am, because the number of population is increasing. नहीं, अगर हम उस प्रोपोर्शन में देखें तो जिस तरह से मतलब ब्रेन स्ट्रोक की मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। मैम पहले हमारे देखिए, पहले का कोई डेटा ही नहीं है मैडम। पहले का कोई डेटा नहीं है, गांव में कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कहीं पे किसी को कुछ पता नहीं है, लोग मर गए थे, कैसे मरे थे, क्यों मरे थे, ये तो कोई डेटा ही नहीं है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट कि अभी है और हमें ये करना है, दैट्स द बॉटम लाइन, है ना। आज की डेट में हमें सबको पता होना चाहिए कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है, उसके क्या सिम्टम्स हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट है ना। ट्रीटमेंट इज़ इन हॉस्पिटल, आपको जाके दवाई का इंजेक्शन देना है। घर वाले इसी टाइम में इतना वेस्ट कर देते हैं कि इट्स अ कॉस्टली प्रोसीजर, मतलब लाख रुपए का प्रोसीजर है। 1 लाख रुपए शायद मेरे ख्याल से आजकल सब अफोर्ड कर सकते हैं, विद मोस्ट ऑफ द पीपल हु विल When it comes to life लोग खर्च करते हैं, खर्च बट कर सकते हैं। ये मानते हैं कि ये इसलिए लोग घबराते भी हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मैम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आइडियली इसका इंजेक्शन अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, बट वो तभी अवेलेबल होगा जब व्हेन पीपल विल डिमांड फॉर इट, पीपल विल नो अबाउट इट, है ना। कोई ऐसा तो है नहीं आप 5 लाख तक का ट्रीटमेंट आयुष्मान में सबके लिए फ्री है ना। तो इट्स नॉट अबाउट द कॉस्ट, इट्स अबाउट नोइंग। मुझे आपको पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट एग्जिस्ट भी करता है, तो आप उस ट्रीटमेंट के लिए किसी से डिमांड कैसे करोगे। बिल्कुल मैडम फर्स्ट थिंग इज कि आई शुड नो कि ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक है तो मुझे किस प्रकार के हॉस्पिटल में जाना है और किस प्रकार का ट्रीटमेंट डिमांड करना है। डॉक्टर कैसे पहचाने हम लोग कि नॉर्मल सिर दर्द है और या माइग्रेन है? मैडम नॉर्मल सिर दर्द, देखिए माइग्रेन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप ये समझिए कि माइग्रेन वो दर्द है जिसका कोई कारण नहीं है मिलता, और सिर दर्द कारण से होता है ज़्यादातर। ओके देखिए बुखार के कारण हुआ, आपको साइनसाइटिस के कारण हुआ, कान दर्द के साथ सिर दर्द हुआ, है ना, तो या फिर स्ट्रेस के कारण सिर दर्द हुआ, तो ये तो कारण है। जब इन कारणों को कोई रूल आउट कर लेता है और फिर तो पहले हमने इन कारणों को रूल आउट कर लिया तो ये कारण नहीं है, उसके बाद साइक्लिकल पैटर्न होता है, कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फोटोफोबिया होता है, फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है, मेनाके पे शुरू होता है। व्हाट इज फोटोफोबिया? फोटोफोबिया इज जैसे लाइट्स है यहाँ सारी इतनी सारी, उस लाइट्स में उसे चमक दिखती है, आंखों के सामने चमक दिखनी शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ टप 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 करने वाला हेडेक होता है कि यहाँ टप टप हो रही है, मेरे यहाँ टप टप होती है। दीज आर कॉमन सिम्टम्स दैट गर्ल्स कम्स टू अस एंड डिस्क्राइब्स। सो लड़कियों में ज़्यादा होता है? लड़कियों में ज़्यादा होता है। क्यों? मैम इट्स अ हार्मोनल प्रॉब्लम, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ। लड़कियां तो सिर दर्द देती हैं। नहीं मैडम वो एक सॉरी डॉक्टर, मैं मजाक कर रही। नहीं मजाक सब ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो लड़कियों के माइग्रेन से लड़कों को सिर दर्द होता है क्योंकि आज फिर माइग्रेन है, आज फिर मेरे सिर दर्द है, इससे लड़कों को प्रॉब्लम होगी ना। हाँ, तो हार्मोनल इशू है डॉक्टर? हार्मोनल इश्यूज से होते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम रोज़मर्रा की जीवन में खाते हैं या करते हैं जिसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। माइग्रेन के ट्रिगर्स मैं फिर आपको बताना चाहूँगा। जैसे माइग्रेन के कॉमन ट्रिगर्स हैं भूखा रहना, भूखा रहने से ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। जैसे रात को 9 बजे डिनर किया और अगले दिन 12-1 बजे तक हम भूखे रहे, 15 आवर्स ऑफ गैप विदाउट नोइंग इट, ठीक है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं, बहुत सारी ऐसे करती हैं कि सवेरे का ब्रेकफास्ट में स्किप किया, कॉलेज पहुंच गए, वहाँ पे 12-1 बजे सिर दर्द शुरू हो गया, है ना। तो इट्स अ ट्रिगर। भूखा रहना, धूप, देन खट्टी चीज़ें, है ना, गोलगप्पे,
और चाइनीज़ फूड, इसमें अजीनोमोटो होता है चाइनीज़ फूड में। अजीनोमोटो इज़ अ ट्रिगर फॉर माइग्रेन। चॉकलेट्स एंड कॉफ़ीज़ आर ऑल्सो नोन एज ट्रिगर्स फॉर माइग्रेन। तो इन सब चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में देखना चाहिए कि अगर कोई भी इनमें से ट्रिगर हम यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद मेरे को सिर दर्द हुआ इस प्रकार का, तो फिर वी कैन जस्ट मॉनिटर इट एंड लीव इट। बाकी साइक्लिकल पैटर्न होता है उसके लिए थोड़ा सा। रेगुलर मेडिकेशन फॉर माइग्रेन या क्या कैसे? There are regular medications for migraine, depending on the state of migraine, the frequency of migraine, how much the patient is suffering, उसके हिसाब से। माइग्रेन में मैंने सुना है लोगों को प्यूकिश फीलिंग, ये सब भी होने लगता है। वो सब होता है क्योंकि जो ब्रेन में दर्द का सेंटर और वॉमिटिंग का सेंटर होता है हमारे पीछे की तरफ, ब्रेन में वो सेंटर्स होते हैं, वो बहुत आसपास होते हैं, तो वो ट्रिगर हो जाते हैं। तो एक सेंटर ट्रिगर हुआ, उसके पास वाला सेंटर भी ट्रिगर हो जाता है। और डॉक्टर जैसे ये डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, ये सब के पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, तो क्या इस तरह के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं? मैं अपने आसपास भी बहुत देख रही हूँ। मैडम, एजिंग का प्रोसेस है एंड लाइफस्टाइल डिसीज़ है। इवन अल्जाइमर? ओके, ठीक है। देखो, जैसे जैसे बीपी शुगर बढ़ता है, शुगर बढ़ता है तो अमाइलॉइड डिपॉजिट्स होते हैं ब्रेन के अंदर। तो इन डिपॉजिट्स की वजह से अ लॉट ऑफ टाइम ब्रेन की फंक्शनैलिटी ख़राब होती है। जो अंदर के हर सेल को एक्टिवेट करने के लिए जो मैकेनिज़्म है उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन अच्छे से नहीं हो पाता और फिर वो धीरे धीरे डाउन चला जाता है। इसमें अभी भी कोई एक्चुअल मेडिकेशन नहीं है हमारे पास। इट्स अ लॉट ऑफ सपोर्टिव केयर, फैमिली केयर, और जो मेडिसिन्स हैं भी उनका आउटकम इज़ वेरी डाइसी। उसमें कितना फ़ायदा होगा नहीं होगा ये कहना बहुत मुश्किल होता है। एंड पीपल डू सफ़र, सो वी ट्रीट देम सिम्प्टोमेटिकली। उनको अल्जाइमर्स रोकने वाली दवाइयाँ हम देते हैं, बट वी स्टिल प्रेफर कि जो उनका बेसिक कॉज है डिसीज़ का, उन सबको हम पहले टैकल करें और उनके साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट फैमिली से और जो हम मेडिकली सपोर्ट कर सकते हैं वो सब करें। डॉक्टर, आपकी इंडस्ट्री में क्या अभी हमने रोबोटिक सर्जरी देखे हैं? हाँ मैडम, न्यूरोसर्जरी इज़ द मोस्ट एडवांस सर्जरी। आई हैव ऑपरेटेड ऑन ऑल काइंड ऑफ पेशेंट्स एंड आई हैव यूज्ड रोबोटिक्स इन माय प्रैक्टिस ऑल्सो। तो रोबोटिक सर्जरी आनी शुरू हुई है, बट देर आर फ्यू इंट्रिकेसीज। रोबोटिक सर्जरी इज़ राइट नाउ फॉर सम इंडिकेशंस वी आर यूजिंग, और रोबोटिक सर्जरी अभी ब्रेन के अंदर बहुत कम यूज़ हो रही है। ज़्यादातर रोबोटिक सर्जरी स्पाइन में यूज़ हो रही है। स्पाइन में जो हम काम कर पा रहे हैं रोबोट की मदद से, वो उसको इमेज गाइडेंस कर पा रहे हैं, और रोबोट जो है वो कुछ एरियाज़ में स्क्रू प्लेसमेंट में जो हम इंजरी होती है और उसके अंदर हड्डियों के अंदर कुछ स्क्रूज डाल के उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनका पाथवे डिसाइड करके उस जगह पर ही स्क्रू से ही जगह पर जाए, क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर्स का डिफरेंस होता है। तो उन जगहों पर रोबोटिक सर्जरी इज़ इनकमिंग इन स्पाइन सर्जरी। दूसरी जगह जो आ रही है वो हम ब्रेन में कुछ लीजन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि पार्किंसंस जैसी डिसीज़ को ट्रीट किया जा सके। तो जो मेरे हाथ से लीजन प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ गाइडेड बाय द रोबोट। रोबोट मैम, रोबोटिक आर्म्स होती है, रोबोटिक आर्म उस जगह पे प्रिसाइसली, क्योंकि वो प्रेसिजन उसमें मिलता है, प्रिसीजन मिलता है। हाँ। रोबोटिक आर्म उस जब हम उसको इमेज गाइडेंस के साथ मिक्स करते हैं, मतलब इंट्राऑपरेटिवली हमारे पास सामने एमआरआई चल रहा होता है, रोबोटिक आर्म होती है, वी डिसाइड कि इस पॉइंट पर हमें रोबोट को भेजना है। तब रोबोट सारे कैलकुलेशंस करके एमआरआई से अपने आप को जोड़ करके एमआरआई की उसी जगह पर जो एमआरआई में दिख रहा है और पेशेंट की उसी जगह पर वो जाता है। वहाँ पहुंचकर प्रिसाइसली उतनी डोज जितनी हमें उस लीजन को प्रोड्यूस करने के लिए देनी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की या किसी करंट की, वो उतनी फ्रीक्वेंसी की डोज उस जगह पे डिलीवर करता है एंड देन कम्स आउट। सो वी हैव कम एडवांस्ड। वी हैव कम एडवांस्ड, बट इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसीजर।
हाँ, इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसीजर एंड इट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। नहीं, इंडिया में एक दो ही रोबोट है जो उस तरीके की कर सकते हैं, और स्पाइनल सर्जरी के लिए तो आ गए हैं, बट ब्रेन सर्जरी के लिए तो अभी वी आर। कितना आप कह रहे हैं वेरी एक्सपेंसिव, हाउ मच विल दैट बी डॉक्टर? 25 crores for the robot. 25 crores for the robot and then all the paraphernalia और उसके साथ सारा सिस्टम अलग। मतलब इट इज नॉट एक्सेसिबल टू जनरल, मतलब आम जनता की पहुंच से बाहर है। नहीं, आम जनता को तो एम्स जैसे इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड करेंगे। देखो, सबसे पहले आएगा तो एम्स में ही आएगा रोबोटिक सर्जरी, है ना, तो आम जनता की पहुंच में है, बट इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव फॉर द पेशेंट। इट्स एक्सपेंसिव फॉर द पेशेंट, बट मास स्केल पे जाने के लिए इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मास के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए वो कर सकता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कैन डू इट, बट मास स्केल पे जाने के लिए इट्स वेरी एक्सपेंसिव। So, do you think we are improving? We have improved with the robotic surgeries. We have definitely improved with robotic surgery in all the fields, all the fields. Okay, so definitely मतलब हम इसको import करते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक medical equipments या medical जो support मिलना चाहिए, we need to create a manufacturing hub for our country. That's for all the fields. That's for all the fields. सब fields के लिए वो ज़रूरी है। मेक इन इंडिया होगा तभी हम उसको कर पाएंगे। जैसे जो इमेज गाइडेंस के सिस्टम्स हैं वो आजकल इंडिया में 2-3 कंपनीज बना रही हैं, बट वो भी काफ़ी कॉस्टली हैं और उनको भी मास स्केल पर ले जाने के लिए सपोर्ट सिस्टम कम है। अभी भी नॉर्मल अगर किसी से हम पूछें, यहाँ तक कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज भी जो होती हैं, लोग सोचते हैं नहीं डॉक्टर से ही कराएंगे, मैनुअल कराएंगे, हम रोबोटिक्स नहीं कराएंगे। वो अभी भरोसा बिल्डअप नहीं हुआ है। आपको लगता है डॉक्टर? नहीं, भरोसा बिल्डअप हुआ है, लेकिन कॉस्ट एकदम से बढ़ जाती है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट इज ट्वाइस एज कॉस्टली विदाउट रोबोट। एज सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल, एज गुड एज नॉन रोबोटिक, maybe a little better. Robotic is better. Robotic is better. So आप भारत में क्या भविष्य देखते हैं रोबोटिक सर्जरी का? बहुत अच्छा भविष्य मैम, क्योंकि इंडिया बहुत सारे हम जल्दी ही अपने रोबोट्स बना लेंगे। हम जल्दी ही अपने रोबोट्स बना लेंगे। मे बी 5 years डाउन द लाइन हम अपने रोबोट्स बना लेंगे और सभी रोबोटिक सर्जरी करेंगे। लेकिन क्योंकि इंडियन डॉक्टर्स आर वेल वर्स्ड विद इट। वो चाहे फॉरेन से हम ट्रेनिंग लेके आए, चाहे इंडिया में ट्रेन करें, हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना। और जैसे बट इट्स जस्ट दैट कि वो जो एक क्रिटिकल स्टेप होता है रोबोट बनाने का, जो कि हमारे देश में गवर्नमेंट सपोर्ट से या किसी भी उससे बन सकता है, वो गवर्नमेंट सपोर्ट से ही बन सकता है। इंडस्ट्री तब तक उसमें आगे नहीं आती या फाइनेंशियली जब तक उसको सपोर्ट ना हो कि वो फेल होगा तो क्या होगा। तो IITs एंड दीज प्लेसेस आर डेवलपिंग रोबोट्स एंड वेरी सून कोई ना कोई इंडस्ट्री उसे अडॉप्ट कर लेगी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि डॉक्टर गुप्ता वही सर्जन हैं जिन्होंने एक लेबर के सिर से सरिया गुजर गया था और वो एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था जो आप लोगों ने किया। एक पूरी टीम लगी थी और आपने उसकी जान बचाई। डॉक्टर, कैसा अनुभव था वो मैं चाहूँगी आप उसको शेयर करें। देखिए, ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसे मौके मिलते हैं जिन पे आपको खुद विश्वास नहीं होता कि आपने वो सब कुछ अचीव किया। ये मेरे पास एक कॉल आया एक छोटे से हॉस्पिटल से कि ऐसे ऐसे एक लेबरर के सरिया घुस गया है और उसके पास शायद पैसे भी ना हो आपको देने के लिए। पता नहीं उस वक्त मेरे दिल में क्या आया। मैंने कहा देखो आप उसे OT में शिफ्ट करो, मैं पहुंच रहा हूँ। आई रीच्ड द प्लेस और भगवान की कृपा से और मेरी नॉलेज से जो हमने सीखा था वो शायद सब कुछ उस दिन काम आया एंड वी वर एबल टू डू द सर्जरी वेरी नीटली और आउटकम वाज वेरी गुड एंड इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड सर्जरी इन द होल वर्ल्ड। किसी ने भी मतलब मैंने भी खुद इमेजिन नहीं किया था कि उसका आउटकम इतना अच्छा हो। कितने घंटे चला था? बिकॉज मैंने जो तस्वीर देखी मेरा तो दिल धक से हो गया डॉक्टर, कि बिल्कुल वो सरिया यहाँ से आर पार था। हाँ?
तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि आप जो कहते हैं डॉक्टर भगवान हैं, शायद इसलिए कहते हैं। नहीं, वो कहते हैं, लेकिन वो भगवान ने हमें शक्ति दी है कि हम वो काम कर सके। भगवान ने जिसके हाथ से जो काम कराना हो तो उसने कराया। शायद उसकी जान बचाने के लिए मेरा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होना था, इसलिए शायद हम वो काम कर सके। कितने घंटे चला था डॉक्टर? ऑपरेशन तो शायद 3 घंटे के करीब चला था, ऑपरेशन इटसेल्फ। क्योंकि लकीली जो टेक्निक मैंने यूज़ की वो बहुत ही, मतलब अगर मैं ऑपरेशन करते हुए भी मेरा वीडियो है शायद, तो वो बहुत ही लकीली वो बहुत ही आसानी से हो गया। शायद उसकी जान बचनी थी और मैंने जो टेक्निक यूज़ की वो बहुत ही सिंपल और उससे बहुत आसानी से। क्या टेक्निक थी डॉक्टर? नहीं, वो ब्रेन के आर पार था, तो मैंने उस एरिया को पूरा डिफाइन किया, उस एरिया को पूरा रिलैक्स किया और पीछे से भी दोनों तरफ से, जहाँ से घुसा था और जहाँ से निकला था, उसको पूरा का पूरा डिफाइन किया। मैंने ब्रेन को काटना उचित नहीं समझा क्योंकि वो पूरा ब्रेन को डैमेज करना था। मैंने स्लाइड करके उस रॉड को उसमें से स्लाइड करके निकाल लिया और जो ब्लीडिंग हुई उसके अंदर उसको ब्लीडिंग को रोक लिया। तो मैंने उस पूरे सरिये को स्लाइड करके निकाल लिया। जब पहली बार आपने देखा होगा उस पेशेंट को तो दिल में क्या आया? कि आई हैव टू डू इट। सिर्फ एक बात, आई हैव टू डू इट। मतलब एज यू स्टार्ट ऑपरेटिंग देन योर माइंड वर्क्स वेरी फास्ट। तो जब वो माइंड वर्क करता है तो देन द अपने आप नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देन यू हैव टू विजुअलाइज योर नेक्स्ट स्टेप एंड डू इट। वो पहले से ना कोई रिटन प्लान है ना कोई आपके पास और कोई चीज़ है, वो तो उसी वक्त आपको पता चलेगा। मतलब दैट्स व्हाट अ सर्जन इज ऑल अबाउट। सर्जन का वो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड जो रोबोटिक्स में नहीं है, ठीक है ना। यू हैव टू बी गाइडेड बाय समथिंग। शायद एआई से आगे हो जाए, लेकिन अभी तक रोबोटिक्स के और न्यूरोसर्जरी इज ऑल अबाउट प्रिसीजन एंड न्यूरोसर्जरी इज ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो आपको उसी वक्त डिसीजन लेना होता है कि मेरे को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। इट्स नॉट रिटन एनीवेयर। अब हर सर्जरी में ब्लड वेसल की पोजीशन, ब्रेन की पोजीशन, ट्यूमर की पोजीशन, इंजरी की पोजीशन कहीं डिफाइन नहीं हो सकती। It's a new word in every surgery, so you have to be prepared for the anything and everything. Every case is unique. Huh? Every case is unique. Every case is unique. You might have done 5,000 cases of the same kind, same tumor, but 5,001 will be totally different, and your outcome will be totally different. इस तरह का कोई यूनिक केस और है डॉक्टर? क्योंकि आप लोग जब सर्जरी के लिए जाते हैं तो मतलब जैसे ब्रेन तो बिल्कुल ब्लैंक रहता होगा कि क्या है, पेशेंट के साथ समस्या क्या है, ये नहीं पता। नहीं, ये तो पता होता है, तभी हम ब्लैंक नहीं जाते कभी भी। नहीं, हाँ। उस हिसाब से नहीं डॉक्टर। हाँ, मतलब चूंकि उसका केस अलग होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो उसको नए तरीके से करना है। हाँ जी। जैसे इस पेशेंट को आपने देखा, एक लेबरर को देखा, तो आपको लगा कि बिल्कुल ये अलग है। हाँ, वैसे ही हर किसी का केस अलग होता होगा, लेकिन और आप कॉल उसी समय लेते हैं, तो ऐसा ही कोई और यूनिक केस? अभी मेरे पास एक, मैं अभी प्रैक्टिस में आया ही था जब, तो एक हेड इंजरी का बच्चा लेके आए हमारे पास। उस बच्चे को सिर पर चोट लगी थी। मैंने सीटी स्कैन किया, वहाँ एक मेटल ऑब्जेक्ट अंदर घुसा हुआ था। तो कहानी ये थी कि बच्चा खेल रहा था और वहाँ से शादी का प्रोसेशन पास हो रहा था। बच्चे को कुछ लगा सिर पे आके और वो नाले में गिर गया। वो उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हुआ। उन्होंने उसको टाके वाके लगा के बच्चे को भेज दिया घर। अच्छा, अंदर रह गया ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट तो अंदर ही था, उन्होंने तो देखा ही नहीं। उन्होंने तो उसका सीटी स्कैन किया ही नहीं। वो तो ऊपर से जो खून बह रहा था, खून बहते हुए को रोक करके, क्योंकि न्यूरोसर्जन हर जगह नहीं होता और सीटी स्कैन शायद उस वक्त अवेलेबल नहीं था या वट एवर मे बी द रीज़न, उन्होंने शायद उसको अब जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था करके घर भेज दिया, फर्स्ट एड किया। अब घर जाने के बाद बच्चे को सिर में दर्द हुआ और वो वॉमिटिंग करने लगा। तब पेरेंट्स हमारे पास लेके आए। आई वाज इन अ प्राइवेट सेटअप। तो मैंने उसको देखा रात को करीब 12-1 बजे, और 12-1 बजे सीटी किया तो मेरे को मेटलिक ऑब्जेक्ट अंदर दिखा। मैं उसे लेकर, मैंने कहा कि अभी ऑपरेट करना पड़ेगा। घर वाले तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी बच्चे का मामला था तो वो तैयार हो गए कि अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, ये मेटल तो निकालिए जो भी है। टू माई एस्टॉनिशमेंट इट वॉज अ बुलेट। सो शादी का प्रोसेशन जो पास हो रहा था, दे वर फायरिंग बुलेट्स।
रिकट बुलेट होके वो उसके सिर में यहाँ घुसी, घूम के ऐसे घुसी और वो अंदर से पार कर गई, वो अंदर जाके फंस गई। वो लाइव बुलेट नहीं था, वो लाइव बुलेट था। तो फिर उससे तो डेथ हो जाती। नहीं, डेथ तो ब्लीडिंग से होती है ना मैडम, बुलेट से डेथ नहीं होती। तो वो ब्लीडिंग नहीं हुआ? वो ब्लीडिंग हुआ ना मैडम, यही तो बताया, ब्लीडिंग को उन्होंने ऊपर से बंद कर दिया और बुलेट वहां अंदर से फंसी रह गई। ओके, उन्होंने ब्लीडिंग तो रोक दी लेकिन ऊपर से स्किन को क्लोज कर दिया। जो ब्लीडिंग था वो उसके उतनी ज्यादा नहीं हुई, बुलेट वहां फंस गई बोन और अंदर की तरफ। ओह माय गॉड। तो वो बोन के साथ वो हमारे पास आ गया, हमने उसे बिना सोचे समझे से खोल दिया, मतलब सोच के खोला कि ये हमें मेटल ऑब्जेक्ट को निकालना है, लेकिन ये नहीं पता था कि हम क्या डील करने वाले। स्कैन में वो बुलेट जैसा नहीं दिखा? मतलब मेटल होता है, मेटल तो आर्टिफैक्ट्स इतने सारे देता है तो स्कैन में फैल जाता है सारे। ओके। तो स्कैन में तो आपको एक मेटलिक ऑब्जेक्ट दिखता है, ये नहीं उसकी शेप प्रॉपर एक्सरे में दिख सकती थी, बट एक्सरे हमने किया ही नहीं। हमने तो सीधा सीटी स्कैन किया, क्योंकि हमें तो उसके ब्रेन की स्थिति देखनी थी। तो फिर उसकी बुलेट निकाली, बच्चा वॉज सेव्ड, और बाय सेकेंड डे ही वॉज कॉन्शियस एंड अलर्ट एवरीथिंग। जब जो लकीली गॉड हेल्प्ड हिम आउट एंड देन वो ठीक हो गया। तो डॉक्टर, जैसे कि छोटा बच्चा हो, कभी बिस्तर से गिर जाता हो, सिर में चोट लग जाती है, बच्चे खेलते वक्त भी गिर जाते हैं, सो कभी कोई बहुत उस पर ध्यान देने की वो ज़रूरत होती है स्पेशली? हाँ मैडम, देखिए बच्चों के केसेस में हमें इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉमा देखना चाहिए, ठीक है। तो कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जो कि हमारे को नोट करने चाहिए, या पेरेंट्स को पता होने चाहिए कि या तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाए, ठीक है, बच्चा बेहोश हो जाए, बच्चे को दौरा पड़े, ठीक है, या फिर उल्टियाँ करें, ज़्यादा उल्टियाँ करें। ये 4-5 चीज़ें, अगर बहुत बड़ा हेमेटोमा बना है तो नेचुरली हम वरीड होंगे। कोई फेस पे, ज़्यादातर बच्चे बाय फेस गिरते हैं, फेस पे कोई ऐसी बहुत ज़्यादा परेशानी है, बच्चा इनकंसोलेबली रो रहा है कि आप उसे मदर कितना भी प्यार कर ले वो रुक ही नहीं रहा, तो मतलब इट्स समथिंग सीरियस। वो मदर ही पहचान सकती है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। और बेहोश हो जाए, या उल्टियाँ करे, या दौरा पड़ जाए। तो अक्सर जब चोट लगती है तो हम बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सिकाई जो है गर्म पानी से की जाए कि ठंडे पानी से की जाए। हाँ, ये बहुत सिंपल सा इसका वो है कि लॉजिक, अगर शुरू में लगे तो ठंडे पानी से, शुरू में जब लगे तो कोल्ड फॉर्मेंटेशन कर, और 1-2 दिन के बाद हॉट, ठीक है। जो कोल्ड होता है वो उस जगह पे इंस्टेंटली नहीं, वो उस जगह पे ब्लड का फ्लो रुकता है, ठीक है। तो उस जगह पे कोल्ड, हमारे कोल्ड कंप्रेस जो होते हैं वो ब्लड का फ्लो रोकता है, और आपका जो पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है या वो है उसको वहाँ आने से रोकता है, और क्लॉट बनने में हमारी मदद करता है कि ब्लड वहीं पे रुक जाए, ठीक है। तो कोल्ड कंप्रेस का तो ये काम होता है। जो हॉट फर्मेंटेशन होती है वो हमें जो पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस पी होता है जो उस जगह पे इकट्ठा हो गया है, तो उस जगह से डिसिपेट करने में हेल्प करता है। तो जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा बैक एक है, तो बैक एक में उसको हॉट कंप्रेस देंगे, तो उसके अंदर जो सब्सटेंस पी है वो उसको डिसिपेट करेगा, क्योंकि गर्मी है तो वहाँ पे ब्लड रश करेगा, और जो सब्सटेंस पी है उसको वहाँ से लेके चला जाएगा। तो पहले 2-3 दिन मैं ये कहता हूँ कि ठंडे से करो, और उसके बाद सब चीज़ें हॉट से करनी है। तो डॉक्टर, अक्सर लोगों को आजकल शायद लाइफस्टाइल ही कारण हो, बट एक देखा जाता है कि बैक एक बहुत है और हम लंबे समय तक इग्नोर कर रहे होते हैं, ऐसे कमर पकड़ के चल रहे होते हैं, हाँ काफ़ी हद तक इग्नोर करते हैं, लेकिन या पेन किलर खा लेते हैं। तो हमें कब अलर्ट हो जाना चाहिए? मैडम देखिए, कोई भी पेन, कोई भी पेन जो मेरी रेगुलर मेडिकेशन से ठीक ना हो, है ना, वो डिफ़िकल्ट है, उसके लिए हमें कंसल्ट करना चाहिए एक न्यूरोसर्जन से, ठीक है, बैक एक का स्पेशली। इसी प्रकार कभी भी वीकनेस आए कि मेरा पैर उठना बंद हो गया, है ना, या 2 ही केसेस में इमीडिएट सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। एक, पेन ठीक नहीं हुआ, दूसरा कोई भी वीकनेस डेवलप हो गई, चाहे वो पॉटी की वीकनेस हो कि
लैट्रिन पेशाब निकलना शुरू हो गया, या पैर में कोई वीकनेस है, या हाथ के मूवमेंट में कोई भी वीकनेस है, तो उसमें वो नर्व कंप्रेस हो गई है, हमें उस नर्व को छुड़ाना है। ऐसे ही बहुत कॉमन है आज की डेट में सर्वाइकल का पेन होना। सर्वाइकल के पेन में जब तक पेन, मसाज, दवाइयाँ काम कर रही हैं, नथिंग टू बी डन। वो नॉर्मली आप कर सकते हो, फिजियोथेरेपी कर सकते हो, मसाज हल्की फुल्की मसाज भी तेज़ नहीं, कोई भी हल्के हाथ से मतलब, और कोई भी एबनॉर्मल मूवमेंट नहीं करना है। नॉर्मल ड्रग्स से जो मसल रिलैक्सेंट हैं, पेन किलर्स हैं, उनसे हमारा नॉर्मली 90% ऑफ थिंग्स सेटल डाउन। अगर कोई चीज़ ओवर 7 डेज 10 डेज सेटल नहीं हो रही है, दूसरा कोई भी वीकनेस, चाहे पहले दिन ही हो कि मेरा हाथ नहीं उठ रहा, उंगली नहीं चल रही, वीकनेस है, टिंगलिंग नमनेस ज़्यादा है ना, तो उस केस में हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वी नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि उसका क्या कॉज है, एंड देन वी कैन टेक अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। 90% केसेस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, 10% में सर्जरी एडवाइस होती है, और फाइनली 1 to 2%, 3% में सर्जरी की जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमसे बातचीत करने के लिए। आपने बहुत ही ज़्यादा जानकारी हमें दी है, दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। एंड कोई भी डाउट अगर वैसे आपको हो, सलाह लेनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मैसेज टाइप करिए। मैं उम्मीद करूंगी डॉक्टर आप जवाब देंगे उस पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। थैंक यू।